गुड इवनिंग। वेलकम फ्रेंड्स। लाइव क्लासेस हो नहीं पाई। आपको पता है थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रहा था, बार बार बफर कर रहा था, तो आप लोग एक स्मूथ तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते और फिर वो मजा नहीं आता। तो मैं तो लाइव क्लास में ही पढ़ाने के लिए आपको खड़ा हुआ था। मेरे पाँव में हालांकि काफ़ी चोट है, जैसा मैंने आपको बताया भी था, लाइव क्लासेस में काफ़ी चोट है और शनिवार को इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई थी। लेकिन आफ्टर ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2023 का यह साल आपके सक्सेस का साल हो। आप अगर 2024 में परीक्षा दे रहे हो तो 2023 का ही यह साल आपको 2024 और 2025 में सक्सेस दिलाएगा। तो आज बस आपको मेरे साथ एक प्रण करना है और कमेंट में लिखना है कि मैं सर आपसे वादा करता हूं कि आने वाले एक साल या फिर जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं आपका एक भी क्लास करंट अफेयर्स का नहीं छोड़ूंगा। और यही प्रण मैं भी आप सभी के साथ करता हूं कि मैं आपको करंट अफेयर्स जब तक मैं हूं तब तक आपका एक भी दिन करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा। अगर किसी व्यक्तिगत कारण से मिस भी होता है तो उसको हम कवर करेंगे। एक चीज तो आप ये लिखेंगे। दूसरा चीज आप ये लिखेंगे क्योंकि आप भी मेरे साथ कसम खाएंगे, आप भी मेरे साथ प्रतिज्ञा लेंगे। और दूसरी चीज जो आप लिखेंगे वो ये, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि क्या आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है दिसंबर का, तो फिर मंथली करंट अफेयर्स का आनंद उठाएंगे। चलिए सबसे पहले कुछ बातों को देखते हैं, जरूर देख लीजिएगा इस सेशन को। भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक सबसे पहला टॉपिक है जो हमको आज पढ़ना है। क्या है यह पूरा मामला, क्या है भीमा कोरेगांव युद्ध और क्या है भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक, इन सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह देखिए, यह न्यूज जो है वो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर खंड से आप इसको जोड़ सकते हैं। डीप फेक जो न्यूज है, इस पर मैंने काफी आपको पहले भी बातें की थी, आज भी बात कर रहा हूं। तो डीप फेक जो न्यूज है, डीप फेक न्यूज में क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो यह जीएस पेपर 3 के साइंस पोर्शन से जुड़ता है। खराब ऋण, जिसको आप बैड लोन कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी हिस्सेदारी को कम करना, क्या है यह पूरा मामला, इस पर हम लोग बात करेंगे। यह जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स खंड से जुड़ता है। और चौथा, प्रवसन और गतिशीलता समझौता। क्या है यह प्रवसन और गतिशीलता समझौता, किसके साथ किया गया, क्योंकि माइग्रेशन वाला समझौता है तो किसी न किसी देश के साथ यूजुअली किया गया होगा। तो क्या है यह पूरा मामला, इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक काफी अच्छे ढंग से क्लियर होगा और परीक्षा के लिहाज से भी यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं बात को। सबसे पहला जो न्यूज है, देख सकते हैं आप, हिंदी में न्यूज है, 1000 विजिट्स भीमा कोरेगांव वार मेमोरियल। हजारों लोगों ने भीमा कोरेगांव जो युद्ध स्मारक है उसको विजिट किया और जो विजिट है वह काफी शांतिपूर्ण रहा। शांतिपूर्ण कहने का मतलब है कि कभी ना कभी हिंसक हुआ होगा, तभी मैं आपसे शांतिपूर्ण की बात कर रहा हूं। तो जब देखिए इसकी 200वीं, इस भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक यानी भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक की जब 200वीं जयंती थी, ठीक है, तो उस समय 200वीं जयंती कहूं या 200वीं एनिवर्सरी कहता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 200वीं एनिवर्सरी के समय क्या हुआ था, जो भीमा कोरेगांव बैटल की 200वीं एनिवर्सरी हुई, उस एनिवर्सरी के समय हिंसा हो गई थी। कब हुई थी ये एनिवर्सरी? 2018 में, ठीक है। लेकिन 2023 का साल इस भीमा कोरेगांव युद्ध के 205वीं आप एनिवर्सरी के रूप में समझ सकते हैं। तो इस समय जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चीजें हुई। अब आपके मन में यहां एक सवाल उठता होगा कि भाई ये भीमा कोरेगांव युद्ध है क्या, जिसकी ये 200वीं और 205वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, क्या है ये? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दो पक्षों को समझना है। तो इसमें दो पार्टीज हैं, ठीक है। इधर ए और इधर, थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, इधर बी। क्या है इस ए और बी में? ए देखिए, ए में जो है यहां पर कौन है? दलित है। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। यानी ब्रिटिशों की सेना में दलितों की बहुलता है, मतलब दलित ज्यादा है। तो इसको बोल सकते हैं आप दलित बहुल ब्रिटिश सेना। दूसरा जो बी है, ये कौन है? पेशवा सेना। तो एक तरफ दलित बहुल ब्रिटिश सेना है और एक तरफ पेशवा सेना है, जिसका नेतृत्व करता बाजीराव द्वितीय है। तो बात है 1 जनवरी 1818 की। हुआ क्या कि इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इन दोनों के मध्य युद्ध में दलित बहुल ब्रिटिश सेना विजयी हो गई। और यह विजय को इस रूप में नहीं देखा गया कि एक सामान्य विजय है, इसको देखा गया कि अन्याय के खिलाफ विजय है, क्योंकि दलितों के साथ ये पेशवा
काफी इनका शोषण करते थे, मतलब काफी इनके साथ अन्याय करते थे। दलितों का शोषण किया जाता था इन पेशवाओं के द्वारा। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो उच्च वर्गों के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता था। और इस कारण से जब यह जीत हुई तो इसको अन्याय के खिलाफ जीत के रूप में दिखाया गया। अब इसमें एक घटना और क्या घटी कि अंग्रेजों ने क्या करा, ये देखिए भीमा कोरेगांव एक जगह है, कहां पर है, महाराष्ट्र के पुणे में। अब देखिए इसमें अंग्रेजों ने क्या करा कि उन लोगों की याद में जिन्होंने अंग्रेजों के साथ यह युद्ध लड़ा था, मतलब दलितों की याद में एक क्या बनवा दिया, विजय स्तंभ, एक स्तंभ बनवा दिया जिसे हम क्या जानते हैं, विजय स्तंभ के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसी स्तंभ पर हर साल 1 जनवरी को हजारों दलित सम्मान देने आते। तो यही 1 जनवरी जो भी गुजरा है उस साल इनकी 205वीं, अगर आप 1818 से जोड़ें तो 205वीं जयंती, बार बार जयंती कह रहा हूं, एनिवर्सरी जो है वो है। ठीक है 205वीं एनिवर्सरी। देखिए इस चीज को और बल कब मिला, इसमें भी एक कहानी है। इस चीज में थोड़ा सा बल आ गया 1 जनवरी 1927 को। क्यों? जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस घटना स्थल की यात्रा कर ली। अब बाबा साहब अंबेडकर जब इस घटना स्थल की यात्रा कर लिए तो दलित समुदाय के लिए इसका महत्व और बढ़ गया और दलित समुदाय के लिए इस स्मृति को पुनर्जीवित कर दिया। और उसके बाद से ही यह एक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान के रूप में आपको यह देखने को मिलेगा। तो भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक चूंकि इतिहास में भी काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखिए 2-3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था और इस बार उनकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा जो एक न्यूज है वो काफी आसान है। डीप फेक तकनीक गलत सूचना के खतरे के नए उपकरण के रूप में उभरी है। एक बार डीप फेक आपको मैंने काफी अच्छे ढंग से बताया था, आज भी काफी अच्छे ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, अब देखिएगा क्या है, एक बार थोड़ा सा जब बताऊंगा तो और अच्छे से मामला समझ में आएगा। मान लीजिए कि क्या हुआ, मान लो ये ए है, ये बी है। आगे आपको आसान एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और फिर बाद में थोड़ा सा आपको और इसको जोड़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ओके अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको जो है ये पसंद है, ठीक, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं मान लेते हैं। ये बात तीसरे एक आदमी को पसंद नहीं आई, तीसरा है एक राक्षस, इसको पसंद नहीं आ रही, तो क्या करेगा ये, देखिएगा क्या करेगा एक एल्गोरिथम विकसित करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के प्रयोग से। और उस एल्गोरिथम में क्या होगा कि इनका वीडियो बनाएगा ए का, इसका आवाज ले लेगा, आवाज भी है वीडियो भी है, और उस वीडियो में क्या है, इसको कुछ बुरा भला बोला जा रहा है। मान लो ये महिला है बी, और इस बी महिला को ए जो है वो कुछ बुरा भला बोल रहा है, ए जो है इस बी महिला को कुछ बुरा भला बोल रहा है, आवाज ए का है और यह बी के बारे में बोल रहा है। अब सोचिए ए जो है भाई बी का प्यार है और बी भी ए का प्यार है, बी मान लो महिला है और ए मान लो पुरुष है। अब जब ये इसको जब कुछ बोल रहा है, मान लो उल्टा सीधा घर के बारे में कुछ भी बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि इसके मन में ए के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए और वह जीवन में ए से बात ना करे। कुछ इस प्रकार की बातें मान लो सामने आ गई। अब हुआ क्या, ए तो बोला ही नहीं था, ये तो रोल किसका है, इस व्यक्ति का, जिसको आप सी कह सकते हैं, इसका रोल था
कि इसने एक एल्गोरिदम ऐसा विकसित किया, इसने इस विज्ञान का इस प्रकार से गलत प्रयोग किया या दुष्प्रयोग किया कि उसने क्या करा, उसने एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका आवाज, इसकी शक्ल इस प्रकार से ले ली कि वह वीडियो बिल्कुल लग रहा है कि ए ही बोल रहा है। अब क्या हुआ, सामने से दूर से खूब मजा ले रहा है, जीवन का आनंद है, लेते रहो। समझ में आया बात? तो इसमें क्या किया जाता है, एक शब्द में अगर मैं आपको कहूं तो इसमें गलत न्यूज को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। मान लीजिए आप एक बड़े कोई पर्सनालिटी का नाम लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब का नाम लीजिए। डीप फेक के माध्यम से क्या किया गया, इस एल्गोरिदम के माध्यम से मान लो नरेंद्र मोदी साहब का फोटो लगाया गया, प्रधानमंत्री जी का आवाज आया और बिल्कुल उनका एक वीडियो दिखाया गया लोगों को, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, किसी विशेष धर्म के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं या किसी विशेष समाज के किसी विशेष वर्ग के बारे में गलत बोल रहे हैं और समाज के उस विशेष वर्ग को यह वीडियो भेज दिया गया। फिर क्या होगा, दिल्ली में आपको बहुत बार यह घटना सुनने को मिली होगी। फिर क्या होगा, फिर जो वह विशेष वर्ग है या फिर वह विशेष जो समाज का जो वर्ग है वो क्या करेगा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चाहे तो पुलिस में जाएगा या फिर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उसकी जो कुंठा है वो बढ़ जाएगी और फिर वह हो सकता है कि इसका प्रभाव इलेक्शन में भी देखने को मिले। तो यह गलत न्यूज को बढ़ावा देता है। बहुत बार इसका प्रयोग पॉर्न इंडस्ट्रीज में भी होता है। ठीक है, अब कोई मान लो बहुत फेमस कोई महिला है, उसका एकदम उसी का शकल, उसी की बॉडी, उसी की सब कुछ, आवाज, और उसको पॉर्न मूवीज में इस्तेमाल कर दिया गया। समझ में नहीं आएगा कि भाई एक्चुअल क्या है और सही क्या है और गलत क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरी बात समझने का मतलब मेरी बात का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें इस प्रकार से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन तमाम एल्गोरिदम्स का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिदम्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स दे आर यूजिंग, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसको पढ़ना है तो पीएचडी करके झंडा ले लो और शहीदी के कगार पे चले जाओगे, तो एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट नहीं है। होता क्या है, तो होता है गलत न्यूज का प्रचार होता है समाज में। इससे क्या होती है, सामाजिक जो समरसता है, जो सोशल हार्मोनी है वो बिगड़ जाती है। समाज में हिंसा को इससे बढ़ावा मिल सकता है। समाज में यह आप कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को स्पेशली प्रभावित कर सकता है और समाज में किसी भी व्यक्ति को यह बिल्कुल नीचा गिरा सकता है, उसकी काफी तमाम तरीके से बेइज्जती हो सकती है, क्योंकि वो जो काम वो किया ही नहीं उसके लिए ही वो इस डीप फेक के माध्यम से दोषी ठहर जाएगा। तो यह एक पूरा एक ऐसा मामला है जो आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा क्या है, गलत है। यह टेक्नोलॉजी का आपसे पूछा जाता है। बहुत बार आपने ये सवाल देखा होगा कि टेक्नोलॉजी में आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी जो है उसका सही प्रयोग और गलत प्रयोग दोनों आपको जानना है, तो सही भी बता दीजिए और गलत भी बता दीजिए। तो गलत प्रयोगों में आपको, एक टेक्नोलॉजी के बुरे प्रयोगों में आपको ये कहीं ना कहीं से जरूर दिखेगा। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि करना क्या चाहिए आपको, तो इसके बारे में बस थोड़ी सी जो जानकारी है उसको गैदर करिए और फिर काम खत्म। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए और फिर काम खत्म है। तो यही लिख रहा है। और अगर दिखाऊं आपको मैं कुछ फोटोज, तो देखिए क्या है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इनमें क्या अंतर है। ये डीप फेक है और ये ओरिजिनल है। बिल्कुल आपको लगेगा क्या है, बिल्कुल लगेगा कि मेरी आवाज शायद अब क्लियर होगी, बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ये लग रहा होगा कि एकदम सेम है। देखिए आप, लग रहा है। तो ये ओरिजिनल और डीप फेक, बिल्कुल आप सोचिए इतने बड़े पर्सनालिटी का अगर इस्तेमाल कर दिया जाए, ये आप देख ही रहे हैं, और बिल्कुल आवर रिजल्ट और ओरिजिनल वीडियो। अब इनका इस्तेमाल कर दिया जाए, कुछ गलत बातें इनसे बुलवा दी जाए। बोल ये नहीं रहे हैं, बोल ओरिजिनल वाले नहीं रहे हैं, बोल कौन रहा है, डीप फेक वीडियोस ही बोल रहा है। लेकिन नुकसान किसको हो जाएगा, नुकसान इनकी पर्सनालिटी को हो जाएगा, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई बोला कौन। ठीक है, तो मैं बहुत बार आपसे यही बात कर रहा हूं कि विज्ञान का दुरुपयोग आप इस जगह पर देख सकते हैं और इसको विनियमित करने की आवश्यकता है। यही लिख रहा है डीप फेक। थोड़ा सा समझते हैं नहीं उसको।
डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एडिट और मैनिपुलेट की गई इमेज है। यही मैं आपको बताया, मैनिपुलेट किया गया, बिल्कुल इसमें सत्यता कुछ है ही नहीं। ठीक, डीपफेक व्यक्तियों और संस्थानों को नुकसान पहुंचाता है, स्पष्ट तौर पर आप समझ गए। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, मैंने जैसा बताया आपको सब बातें बता दी है, प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाने, सबूत गढ़ने, जनता को धोखा देने, लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास करने के लिए किया जा सकता है। अब सोचिए न्याय व्यवस्था में सबूत मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति है, किसी क्राइम को देखा है, मैं शायद सत्य बोलना चाहता हूं, लेकिन क्या किया गया, मेरी ही जगह पर मेरे ही को मैनिपुलेट करके किसी दूसरे को खड़ा कर दिया, और वो क्या किया, उसने गलत बोल दिया और उससे जो दोषी है वो बच गया। अब आप सोच लो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये, समझ रहे हैं आप। तो न्याय व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा देगा, ये बड़ा खतरनाक जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए 96% डीफेक जो है वो अश्लील वीडियो होते, मतलब ये पॉर्न वीडियोस। अब किसी सुपरस्टार का इस प्रकार से इस्तेमाल करके उनका वीडियो बना दिया, जबकि उसमें वो है ही नहीं। अकेले अश्लील वेबसाइटों पर 135 मिलियन से अधिक बार देखा गया। मतलब सोचिए फेक जो ये डीप फेक जो वीडियोस होते हैं कितनी बार लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। अब फिर भी लोग समझ नहीं रहे कि ये डीप फेक है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। सेम पर्सनालिटीज की, अब जैसे मैंने आपको वहां साहब को दिखाया, अब आपको समझ में थोड़े आएगा कि इसमें कौन में वो ओरिजिनल है और किसमें वो मैनिपुलेटेड है, ये समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक, तो औरतों पर पोर्नोग्राफी को लेकर इस पर विशेष रूप से डीप फेक का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। बहुत सामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सोचिए ना भाई, नागरिक के सम्मान, नागरिक की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से डगमगा हो जाएगी। आपको मैंने बहुत अच्छा से एग्जांपल दिया, लोकतांत्रिक ढांचा पूरे तरीके से नष्ट हो सकता है, झूठे को लाभ मिल जाएगा भैया, जो भी इस तकनीक का प्रयोग करेगा उसको लाभ मिल गया, दोषियों को लाभ दिलवा देगा, लोकतांत्रिक ढांचा पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, सुरक्षा का खतरा महसूस होने लगेगा। तो ये बहुत सारे इसके क्या हैं, इसके बहुत सारे दुरुपयोग हैं। क्योंकि भाई अब देखिए, अब आतंकवादी इस प्रकार के चीजों का प्रयोग करने लगेंगे, आतंकवादी डीप फेक तकनीक का अगर प्रयोग करने लगे, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जैसे या फिर गृह मंत्री जैसी लोगों की बात को मैनिपुलेट करके लोगों तक पहुंचा दिया और अपना काम निकाल दिया, तो बहुत कई विरोधी संगठनें भी इसका प्रयोग करने लगेंगे और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होने लगेगा। तो आगे का जो सबसे महत्वपूर्ण राह है वो यही है कि हमको इससे निपटना पड़ेगा, और इससे निपटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। विधायी समाधान जरूरी है, प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सार्थक नियमों की भी आवश्यकता है। नियम के साथ जैसे अधिकार थे तो कुछ कर्तव्य भी आए, मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी आए। तो ठीक उसी प्रकार से कि अगर प्रौद्योगिकी है, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ साथ किस चीज की आवश्यकता है, कुछ सार्थक नियमों की आवश्यकता है। समझ गए आप लोग। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डीप फेक के बारे में कुछ पूछे परीक्षा में, तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए कि भाई इस तरीके का प्रयोग अगर करिएगा तो बड़ा दिक्कत है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आगे की राय यही है कि आप इस डीप फेक वाले जो तकनीक है, इन सब तकनीकों से लोगों को अवेयर करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, प्रौद्योगिकी के संबंधित कुछ नियम बनाएं और रेगुलेशंस लेकर आए, और एक प्रॉपर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो विश्व के अंदर और ऑब्वियसली इंडिया के अंदर। तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है जो थोड़ा सा, हैज इंडिया टाइडेड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स। बैड लोन्स के बारे में आप लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। आपने मतलब देखिए, वो वैसा लोन है जिसको अब लोग लेकर चुकता ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोन क्या बन जाएगा, बैंकों के लिए बैड हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए, तो बैंक जो है वो क्या करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बैंक आपसे पैसा डिपॉजिट लेते हैं और फिर लोगों को ऋण देते हैं। ठीक है, आपसे पैसा डिपॉजिट लिया, उसमें मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको 4% इंटरेस्ट दिया, जो लोगों को ऋण दिया वो हो सकता है 10% पे दिया, तो बीच में जो 6% है, क्योंकि 4% तो आपको दे ही दे रहा है बैंक और 10% में लोन दे रहा है, तो बीच का 6% उनके
मैसनरी और उनके स्टाफ और उनके जो नॉर्मल खर्चे हैं उसके लिए आवश्यक होता है। अब उसमें क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, लोन ले लिए और वो लोन दे ही नहीं रहे। तो जब लोन ले लिए और लोन जब नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब उसको कहा जाएगा बैड लोन। यहां पर न्यूज क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, थोड़ा सा पांव में आज दिक्कत है, के अनुसार खराब ऋणों की ताजा वृद्धि में गिरावट आई है। मतलब वृद्धि नहीं हो रही है, बैड लोन्स में गिरावट आई है, बढ़िया बात है। इसमें बैंकों की बहियों से ऋण को बट्टे खाते में डालने की में से भी सहायता मिली है। थोड़ा सा बताऊंगा इसके आगे बारे में न्यूज, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जो है वो बैड लोन्स में कमी देखने को मिल रही है, क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण है। तो अब लोन ले लो चुकता ना करो तो बैड लोन बन ही जाएगा। अब यहां पर देखिए आरबीआई डेटा के कुछ निष्कर्ष हैं, तो वह निष्कर्ष क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए सभी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिनको आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं, का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसको आप ग्रॉस एनपीए कहते हैं। अब सबसे पहले यहां पर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एनपीए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई ऋण लिया है, लोन लिया है, लोन की ड्यू डेट थी फॉर एन एग्जांपल 1 जनवरी 2023, और आपने न ही प्रिंसिपल पे किया, मतलब न ही मूलधन दिया है और न ही इंटरेस्ट पे किया है, न ही ब्याज दिया है। कितने दिन तक, तो मोर देन 90 डेज, यानी मोर देन 90 डेज, ग्रेटर देन 90 डेज। ठीक है, यानी 90 दिन से ज्यादा तक ना आपने लोन दिया और ना ही आपने ब्याज चुकता किया, और उसका ड्यू डेट कब था, 1 जनवरी 2023। तो मोटा मोटा तरीके से सोचे कि 3 महीने के ऊपर, यानी 91वां दिन, 91st डे तक आप क्या कर रहे हैं, 91st डे तक आप ना प्रिंसिपल पे किए हैं और ना ही इंटरेस्ट दिए हैं। तो इसको कहा जाएगा कि आपका जो लोन जो है, जो आपको लोन मिला था बैंकों की तरफ से, इस लोन को एनपीए के तौर पर काउंट किया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। एक लोन लिया आपने 3 महीने से ज्यादा समय तक, फॉर एग्जाम्पल 91 दिन, 91 दिन, ना आपने उसका ब्याज दिया और ना ही आपने उसका इंटरेस्ट दिया, ना ही आपने उसका मूलधन दिया, प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, तो उस लोन को कहा जाएगा कि यह लोन एनपीए हो गया। और इसी प्रकार जब कुल हम एनपीए की बात कर रहे हैं, टोटल एनपीए की बात कर रहे हैं, पूरे एनपीए की बात कर रहे हैं, तो पूरे एनपीए की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है ग्रॉस एनपीए, यानी ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल एनपीए लोन्स। टोटल एनपीए की बात करेंगे तो वो ग्रॉस एनपीए। अब देखिए यहां पर एक और बात है, तो आप ग्रॉस एनपीए समझ गए, जीएनपीए। यहां पर एक और बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में, थोड़ी सी बात समझ में आएगी। आरबीआई के नॉर्म के मुताबिक बैंक जो है ना, वो क्या करते हैं, कुछ राशि बफर के तौर पर रखते हैं अगेंस्ट देयर एनपीए। ठीक है, यानी भाई अब बैंकों को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो आरबीआई के मुताबिक बैंक क्या करेंगे, मान लो लोन दे रहे हैं, वो एनपीए बन सकता है, तो इसीलिए बैंक कुछ बफर में अलग से कुछ राशि रखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा अगर एनपीए हो गया तो ये पैसा हमको काम आएगा। उसको कहा जाता है प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग। ठीक है, तो बैंक मस्ट सेट असाइड सम अमाउंट टू कवर एनी लॉस अगेंस्ट एनपीए। ठीक है, तो बैंक से आपने लोन लिया, मान लो लोन के तहत बैंक क्या करता है, कुछ राशि बफर के तौर पर रखता है। कितना रखता है ये आपको मतलब नहीं, कुछ राशि रखता है, आपको बैंक का एग्जाम तो देना नहीं है, तो कुछ राशि, जैसे आप लोन लेने गए तो बैंक क्या करेगा, कुछ राशि बफर के तौर पर रख देगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने लोन लिया वो क्या बन जाए, एनपीए बन जाए, तो ये संभावना के तौर पर बैंक रखता है। ठीक है, तो इसी राशि को क्या कहा जाता है, प्रोविजनिंग। अब आप समझिए
कि जैसे जैसे प्रोविजनिंग जो होगा वो बढ़ेगा, प्रोविजनिंग ऑफ बैंक्स जैसे जैसे बढ़ेंगे या फिर प्रोविजनिंग से आप सोचिए क्या होगा, तो बैंकों को नुकसान होगा, बैंकों की प्रॉफिट कम हो जाएगी। क्योंकि प्रोविजनिंग क्या है, प्रोविजनिंग आप किसी लॉस से बचने के लिए किसी राशि को रख रहे हैं। तो अगर आप ये ज्यादा रख रहे हैं तो बैंकों का अपना फायदा तो कम हो गया ना, अपना उनको जो लाभ होना चाहिए तो कम हो गया। समझ रहे बात? तो इसका मतलब है, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि अगर बैंक आपको लोन देता है तो उस लोन के एवज में कुछ राशि बैंक रखता है, यह सोचकर कि हो सकता है यह लोन एनपीए मत बन जाए, तो कुछ राशि रहेगा तो काम आएगा। तो बैंक अगर जितनी बार प्रोविजनिंग से बैंकों को क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो उसकी जो राशि है जिसको वो लोन में खर्च कर सकता था, लोन में लोगों को दे सकता था, उसको वो बफर के तौर पर उसको रखना पड़ रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर 100 रुपए का लोन है और 10 रुपए बैंक बफर के तौर पर रखता है, तो 10 आदमी को मिला दीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो 100 रुपए का लोन हो जाता फिर से। लेकिन बैंक क्या रखा हुआ है, उस 10 को बफर के तौर पर रखा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, बैंक उस 10 रुपए को किसको लोन में नहीं घुमा पा रहा है, तो बैंक को फायदा नहीं हो रहा है, तो उस पैसे से बैंक को फायदा होता नहीं है। तो यानी प्रोविजनिंग से, प्रोविजनिंग ऑफ फंड से बैंक का अपना नुकसान होता है, अपने उनके लाभ का नुकसान होता है, उनको लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में समझ में आई। अब देखिए, जब आप ग्रॉस एनपीए से इसी प्रोविजनिंग को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा नेट एनपीए, यानी सकल जो गैर निष्पादित संपत्तियां हैं उसमें से अगर आप प्रोविजनिंग माइनस कर देंगे तो आप क्या बोल देंगे उसको, एनएनपीए। तो 3 टर्म मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया, एक है जीएनपीए, एक है प्रोविजनिंग और तीसरा है नेट एनपीए। ठीक है, तो तीनों टर्म आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये डेटा आप लोगों से आपसे पूछा जाता है कि भाई एक बात बताइए कि पब्लिक सेक्टर बैंक के का एनपीए ज्यादा है, या फिर अगर कहें तो ग्रॉस एनपीए ज्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का ज्यादा है। तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी आगे, लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एनपीए है वो 6 लाख करोड़ के आसपास है और प्राइवेट सेक्टर का 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जिसको सरकारी बैंक आप कहते हैं उसका एनपीए ज्यादा है। ठीक है, और इसी ग्रॉस एनपीए में से जब प्रोविजनिंग आप माइनस करते हैं तो क्या बचता है, आपका नेट एनपीए बचता है कि एग्जैक्टली एनपीए कितना है। ठीक, अब देखिए यही लिख रहा है कि शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति जिसको आप एनएनपीए कहते हैं वो 10 साल के निम्न स्तर पर है। मतलब जो जीएनपीए है वो 7 साल में लोवेस्ट है, 7 साल के लोवेस्ट स्तर पर है, और एनएनपीए 10 साल के लोवेस्ट स्तर पर है। बेहतर बात। ठीक, एक महत्वपूर्ण कारक जिसके कारण एनपीए में कमी आई है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के स्लीपेज अनुपात में गिरावट है। ये स्लीपेज रेशियो क्या है इस पर बात करते हैं। स्लीपेज अनुपात में गिरावट है, तो कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है। एक कारक तो आपने देखा कि जीएनपी में कमी आ गई, एक कारण तो आपने देखा कि एनएनपीए में भी कमी आ गई, और साथ ही साथ ये स्लीपेज जो अनुपात है यह काफी कम हो गया है। ठीक है, अब देखिए 2022 में जो ये स्लीपेज रेशियो है 2% था, जो कम से कम 2015 के बाद से सबसे कम है, सबसे कम। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 3 टर्म देखिए, इकोनॉमिक्स का टर्म आपके लिए समझना जरूरी है, मेन चीज है ना। इकोनॉमिक्स में अगर आप टर्म समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एक आपने देखा कि भैया जीएनपी में कमी आई है, 7 साल वाला मामला आपने उसमें देख लिया। एक आपने देख लिया कि एनएनपीए क्या होता है। तीसरा अब आपको स्लीपेज रेशियो समझना है। लेकिन स्लीपेज रेशियो समझाने से पहले ये मामला आप समझ लीजिए कि देखिए स्लीपेज रेशियो में भी कमी आई है, स्लीपेज रेशियो में भी कमी आई। ठीक, अब इसके बाद क्या लिख रहा है, जीएनपीए के अनुपात के रूप में ऋण राइट ऑफ लगातार 2 वर्षों तक गिरावट के बाद थोड़ा बढ़कर 22.6% हो गया है। तो लोन राइट ऑफ लगातार 2 वर्षों के गिरावट की बाद कितना हो गया है, 22 बढ़कर 22.6% हो गया है। यानी घटते स्लीपेज
और बढ़ते जो राइट ऑफ है, दोनों के संयोजन ने क्या किया है, दोनों के संयोजन ने खराब ऋणों को कई वर्षों में सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। अब देखिए दो महत्वपूर्ण बात यहां पर है। एक तो कह रहा है कि जो स्लीपेज रेशियो है वो कम हो गया, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है, कारण बता रहा है कि जो खराब ऋणों की हिस्सेदारी कम हुई है, यानी बैड लोन्स जो कम हुआ है, निचले स्तर पर आ गया है, वो कैसे आ गया है, एनएनपीए जीएनपीए कैसे कम स्तर पर आ गया है। तो एक तो स्लीपेज रेशियो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, लगातार राइट ऑफ लगातार 2 वर्षों तक की गिरावट के बाद थोड़ा बढ़ गया है। तो घटता स्लीपेज रेशियो और बढ़ता लोन राइट ऑफ। अब आपसे एक सवाल यहां पर मन में आपका आता होगा कि भाई कि क्या ये लोन राइट ऑफ क्या होता है, इसकी ये क्या मतलब एक नई जो है वो समस्या है। स्लीपेज रेशियो तो समझ गए, स्लीपेज रेशियो को भी समझना है, दोनों को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको लोन राइट ऑफ बताता हूं, स्लीपेज रेशियो में तो ऐसा कुछ है नहीं, लोन राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट समझना है। क्या होता है कि बैंक, मान लो बैंकों पर के पास काफी एनपीए है, वैसा लोन जो लोग 90 दिन के बाद से चुकता ही नहीं कर रहे हैं, 90 दिन के बाद भी चुकता नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा एनपीए है। तो बैंक क्या करता है कि इस प्रकार के जो बैड लोन्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको वो अपने जो उनका जो बैलेंस शीट है उसमें से हटा देता है। समझ में आ रहा है? मान लो कि मेरा बैलेंस शीट है, उसमें मैंने बनाया कि मुझे इतना वसूलना है और साथ ही साथ मेरे पास इतना आएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो वैसा लोन जो बैड लोन टाइप का हो गया, उस लोन को क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं ताकि मेरा बैलेंस शीट बेहतर दिखे। तो वसूली को मैंने हटा दिया कि भाई ये सब आदमी तो मेरे को देगा ही नहीं, तो इसको अपने लिस्ट से ही हटा दो, काहे दिमाग लगाए। तो मान लो 10 आदमी, उसमें से मेरे को लगा कि 5 आदमी तो देगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा है जो जो लोन चुकता करेगा ही नहीं, इसका लोन एनपीए बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, बैड लोन हो गया है, तो चुकता करेगा नहीं, तो इसको हटा दो। हटा देने के बाद हम मेरा क्या होगा, बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगा, हमको एग्जैक्ट अनुमान लगा पाएंगे हम कि कितने आदमी से हमको आना है, कितना मुझे देना है, पूरा एक एग्जैक्ट मुझे आइडिया लगेगा। तो बैंक क्या करता है कि अपने एसेट साइड से उन लोनों को हटा देता है जो उसको लगता है कि परफॉर्म नहीं करेंगे, जो उनको लगता है कि बैड लोन है, खराब ऋण है, उसको बैंक हटा देता है। और इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है अपने बैलेंस शीट को बेहतर बनाना और टैक्स से बचना। ठीक है, कैसे बचना टैक्स से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझिए बैंकों को उस पर टैक्स लगता है, जितना ज्यादा राशि रहता होगा तो ज्यादा राशि के कारण ज्यादा टैक्स लगता है, ज्यादा अमाउंट है। तो आप समझिए कि बैंक उस लिस्ट से उस तरह के लोन को हटा देता है, और इसी को कहा जाता है लोन राइट ऑफ। आप सोच लीजिए कि लोन राइट ऑफ जो है ना, वो किया क्यों गया है, टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए, टैक्स लाभ उठाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि लोन राइट ऑफ से, अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया है तो आपसे बैंक वसूलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराधान के रियायत के लिए तो ये कर देता है, लेकिन आपसे जो है वो वसूली बैंक की चालू रहेगी। तो लोन राइट ऑफ इज फॉर द टैक्स बेनिफिट पर्पस, बैंक रिमूव्स दैट बैड लोन, उस बैड लोन को बैंक हटा देता है, केवल और केवल किसके लिए, तो केवल और केवल कर रियायती के लिए। लेकिन आपसे वो, ऐसा नहीं आप कह सकते कि फिर आपसे वो पैसा वसूलेगा नहीं, आपसे वो वसूलता रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि ऋण राइट ऑफ लगातार 2 वर्षों तक की गिरावट के बाद थोड़ा बढ़ गया। अब जब ऋण राइट ऑफ बढ़ेगा, यानी जो एनपीए है उसको बैंक क्या कर रही है, हटा रही है, उस लोन को रिमूव कर रही है जो बैड लोन है। तो जब बैड लोन को हटाएगी बैंक, मतलब उसमें अगर जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, यानी हटाने का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो जब हटाने का परसेंटेज बढ़ेगा तो बैंक का तो बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगा ना। हमने 10 आदमी में से 5 आदमी को हटा दिया कि मेरे को लोन ही नहीं देगा, तो मेरा तो बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगा ना। जब मैंने उसको हटा ही दिया तो दिखेगा ही कि खराब ऋण जो है उसकी हिस्सेदारी कम हो गई। समझ रहे हैं आप? क्योंकि लोन राइट ऑफ में आप क्या कर रहे हैं, उसका नंबर्स को आप बढ़ा रहे हैं, यानी बैड लोन को आप हटा दे रहे हैं। तो हटा ही दे रहे हैं तो आपको चीजें तो अच्छी दिखेंगी ना। जब बुरी चीज को आप हटा ही दे रहे हैं तो आपको चीजें अच्छी दिखेंगी, तो खराब ऋण की हिस्सेदारी कम दिखेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बैड जो लोन जो
जो ये राइट ऑफ है इसको बढ़ा दिया गया, यानी रिमूविंग ऑफ द लोन प्रोसेस एक्सीड, मतलब ज्यादा हो गया, बढ़ गया। और उसके कारण क्या हो रहा है, और उसके कारण ही आपको क्या दिख रहा है कि भाई बेहतर हो गया। समझ में आ रहा है बात? इसको बढ़ा देने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? जैसे मान लो मेरे पास 10 आदमियों की लिस्ट है, इसमें से 5 आदमी ये मुझे लग रहा लोन चुकता नहीं करेंगे, तो मेरे पास तो यही 3 आदमी है ना, तो मेरा को क्या दिखेगा? पहले क्या दिख रहा था कि यार 10 आदमी चुकता नहीं कर पाएंगे, अब क्या दिख रहा है कि अरे यार 5 आदमी जो है उसको तो हटा दिया, तो बचा 5 आदमी, तो 5 ही आदमी का मेरे पास एनपीए दिखेगा। ये 5 आदमी तो ऐसे हैं जो चुकता करेंगे ही नहीं, लग रहा है कि बिल्कुल खराब स्थिति में चले गए, और ये 5 आदमी पे कुछ संभावना है, तो मैंने 5 आदमी का ही लिस्ट बनाया। तो बताओ खराब ऋणों की संख्या को मैंने बढ़ा दिया या घटा दिया? तो आप कहेंगे कि खराब ऋणों की संख्या को आपने घटा दिया, क्योंकि पहले 10 लोग थे, अब आपने 5 को जब रिमूव ही कर दिया तो ये जो बचे 5, तो आपने खराब ऋणों की संख्या बस 5 ही कर दी। और अगर मैं रिमूव कर दूं, 6 लोगों को रिमूव कर दूं, तो खराब ऋणों की संख्या 4 बचेगी। यानी जितना मैं राइट ऑफ जो है बढ़ाऊंगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा जो है वो खराब ऋणों की संख्या जो है वो उसकी हिस्सेदारी में गिरावट आएगी। ठीक है, वो यही बात बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक स्लीपेज अनुपात है। स्लीपेज अनुपात एक वर्ष में एनपीए में कितना वृद्धि हुआ है उसको दिखाता है। तो एनपीए में क्या हुआ है, स्लीपेज अनुपात में घटोतरी आई है, मतलब एक वर्ष में कितना एनपीए में बढ़ावा हुआ है, इसमें घटोतरी देखने को मिली है। तो दो चीजों के कारण खराब ऋण की हिस्सेदारी में कमी हुई है। एक है लोन राइट ऑफ, बैड लोन्स को रिमूव कर देना बैंकों के बैलेंस शीट से, और दूसरा स्लीपेज रेशियो, यानी एक वर्ष में कितने एनपीए बढ़े हैं इसमें कमी आना, इसके परसेंटेज में कमी आना। तो जब दोनों के परसेंटेज में कमी आ गई है तो ऑब्वियसली खराब ऋणों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? ये जो बात है ये दोनों मैंने आपको बता दिया, जीएनपीए और एनएनपीए। तो जीएनपीए भी समझ गए, एनएनपीए भी समझ गए, और ये भी समझ गए कि स्लीपेज रेशियो के घटने से और लोन राइट ऑफ के बढ़ने से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो खराब ऋणों की हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब देखिए कुछ कुछ और कारण है, जैसे एक तो देखिए मोरेटोरियम था, महामारी के दौरान बैंकों ने क्या बोला कि भाई आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं, जिसके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा उसने मोरेटोरियम का लाभ हो सकता है कि उठाया होगा। ठीक है, हालांकि ये कंपलसरी नहीं था, अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप ऑप्ट करें, और नहीं ऑप्ट करना है तो मत करें। ठीक है, तो महामारी के समय चूंकि लोगों का आय जो है वो बिल्कुल कम हो गया था, तो सरकार ने ये लोगों को बेनिफिट दिया था कि अगर आपको उठाना है तो उठाइए, नहीं उठाना मत उठाइए। यानी क्या है, सस्पेंशन ऑफ लोन पेमेंट। मोरेटोरियम का मतलब है सस्पेंशन ऑफ लोन पेमेंट, कुछ समय के लिए आपको लोन पेमेंट करने से मना कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ समय तक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, आगे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने 6 महीने के लिए आपको बोल दिया कि आप मेरा कर्जा मत लौटाओ, लेकिन 7वां महीने से फिर आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, तो मोरेटोरियम मिला। तो इससे भी क्या हुआ, जब मोरेटोरियम मिल जाएगा तो उस समय तो कोई लोन चुकता कर नहीं रहे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैड लोन क्या हुआ, कितना लोन हमारा बैड हो गया, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मोरेटोरियम आ गया तो पता ही नहीं चला कि कितना लोन जो है हमारा बैड हो गया, जिससे ग्राहकों को लाभ मिल गया, और आप बैड लोन्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, उस समय तो कोई लोन ही नहीं दे रहा। दूसरा, बैंकों को आकस्मिक उपाय के रूप में कुछ लाभ भी अलग रखने पड़े, इसलिए मोरेटोरियम और प्रोविजनिंग ने उनके शुद्ध मुनाफे को प्रभावित किया है। ऑब्वियसली तो प्रभावित तो कर दिया, मुनाफा तो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजनिंग से मैंने आपको बताया कि बैंकों का मुनाफा कम हो जाएगा। एनपीए कोई लोन ना बन जाए इसके लिए बैंक साइड में कुछ पैसा रख देते हैं, तो भाई वो पैसा को तो वो लोन में घुमा सकता था, कुछ फायदा कमा सकता था, लेकिन कोई लोन एनपीए ना बने इसके लिए कुछ वो प्रोविजनिंग रखता है, तो बैंकों को तो नुकसान ही हो रहा है, बफर राशि आप रख रहे हैं तो कुछ नुकसान ही हो रहा है। और दूसरा मोरेटोरियम भी मिल गया तो क्लाइंट तो लोन चुकता कर नहीं रहा उस टाइम के लिए, क्योंकि लोन सस्पेंशन हो गया है 6 महीने के लिए, तो फिर क्या है, तो फिर बैंकों को लाभ में तो जरूर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एक जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये एक तरह से वसूली बेहतर हो गया इसके माध्यम से। तो वसूली जब बेहतर होगा
तो बैड लोन्स की संभावना वैसे भी कम रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2004 से 2015 की अवधि में भारत ऋणों को खराब के रूप में पहचानने में अधिक आक्रामक हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोन्स को जो है वो खराब रूप में पहचानने लगे और उसमें हम बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। मैं ना बार बार आज तो बड़ा ये एक सोच के कर रहा हूं कि कि आवाज आवाज जाए ना, तो ऐसा नहीं कि बफर होता रहे, क्योंकि हम तो थोड़ा सा चलने में भी असमर्थ हैं आज। तो देखिए, जो हमने बैड लोन्स को रिकॉग्नाइज किया ना, उसमें भी हम काफी आक्रामक थे। इस कारण से भी उस समय हमको बैड लोन्स खूब दिख रहा था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ढील बरते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ढील बरते हैं। अब देखिए, एक होता है एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ये भी आपसे पूछ सकता है। हालांकि मैंने आपको कारण समझा दिया, स्लीपेज रेशियो कम होना, लोन राइट ऑफ का बढ़ना, फिर आपने देखा कि मोरेटोरियम कुछ मिल गया, प्रोविजनिंग है, इससे बैंकों को हालांकि नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन बैड लोन्स तो कम ही हो गए, मोरेटोरियम मिल गया तो लोन ही नहीं देना है तो बैड लोन कहां से बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपने देख लिया। हम लोग बहुत आक्रामक थे बैड लोन्स के डेफिनेशन को या बैड लोन्स को लेकर, ये सब बात ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। उसमें क्या होता है कि एक, मान लो मैं कर्जदार हूं और मैंने एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, मतलब एक का बिल भरने के लिए दूसरा लोन ले लिया, दूसरे का भरने के लिए तीसरा ले लिया, तो इसको क्या कहा जाता है? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्हेन अ बोरोवर टेकिंग अ न्यू लोन टू पे हिज ओल्ड लोन, एक नया उधार ले लो पहले वाला उधार को चुकाने के लिए, इसको कहा जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। तो ऐसा अगर इसमें अगर आरबीआई ने क्या किया, तो आरबीआई ने ऋण की एवरग्रीनिंग रोकने के लिए नियामक ने यानी आरबीआई ने कदम उठाया, तो यह भी एक फैक्टर है। अब देखिए, एक लोन बेचारा चुकते नहीं कर पा रहा है, दूसरा लोन और दे दिए, तीसरा लोन और दे दिए, ऐसे तो क्या होगा? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन से नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि और बैंक को नुकसान हो जाए। एक बार तो फंसे ही, जैसे एक आदमी को आपने 1,000 रुपए दे दिया, वो नहीं चुकता कर रहा है, अब उसको आप 5,000 दे रहे हैं कि भैया मेरे 1,000 चुकता कर दे, पता चला वो अगला 4,000 भी नहीं चुकता कर पाया। या फिर हो सकता है कि आप 5,000 की जगह मान लो 500 भी दे रहे हैं कि भैया मेरा पहले वाला पहले चुकता कर लो, मेरे से ही उधार ले लेकिन मेरा पहले वाला चुकता कर। हो सकता है कि दोनों पैसा डूब जाए, नुकसान ज्यादा हो जाए आपका। तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को आरबीआई ने बोला इसको कम करिए, तो इसके कम करने से भी बैड लोन्स में कमी आई। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण कारक अगर आपसे पूछे तो स्लीपेज रेशियो का कम होना, लोन राइटअप्स का बढ़ना, साथ ही साथ मोरेटोरियम मिलना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मोरेटोरियम मिल गया। फिर हम रिकॉग्नाइजिंग ऑफ बैड लोन्स में काफी आक्रामक हम थे, उसमें थोड़ी सी कमी आना, और फिर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स में आरबीआई ने सख्त स्टेप उठाए, और जिसके कारण आपको बैड लोन्स की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम दिखती है। तो ये सब एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहां से जो आपसे सवाल पूछेगा ना, वो यही पूछेगा कि जो जीएनपीए है वो क्या है, जैसा मैंने आपको बताया टोटल एनपीए, एनएनपीए है वो क्या है, नेट एनपीए क्या है। जैसे जीएनपीए से आप प्रोविजनिंग को माइनस कर देंगे। प्रोविजनिंग क्या है? तो बैंक कभी किसी को लोन देता है तो उसको ये डर होता है कि ये लोन हो सकता है एनपीए मत बन जाए, तो इसके लिए हम बैंक जो है कुछ राशि को रखता है अपने पास, उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। चूंकि वो राशि को रखता है बफर के तौर पर, तो उसका यूज नहीं करता, तो बैंक को नुकसान है उससे, क्योंकि बैंक की तो कमाई ही लोन देने से, तो इससे थोड़ा सा नुकसान होता है, ये प्रोविजनिंग है। ठीक है, मोरेटोरियम आपने वर्ड पढ़ा जिसमें सस्पेंशन ऑफ लोन्स फॉर सम डेज, लोन चुकता करना है लेकिन कुछ समय के लिए रिलीफ मिल गया। ठीक है, तो ये सब सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है प्रवासन और गतिशीलता समझौता, ये ध्यान दीजिएगा। तो किसके साथ किया है? भारत ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। क्या है ये? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। अब देखिए, इस प्रकार का एग्रीमेंट से फायदा क्या होगा? तो जो इलीगल माइग्रेशन है इंडिया से, वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, अवैध माइग्रेशन को यानी अवैध प्रवासन को ऑस्ट्रिया तक,
तो ये लिख रहा है यह एक अवैध प्रवासन से निपटने के लिए एक उपयोगी उपकरण होगा, क्योंकि यह अवैध प्रवासियों की तेजी से वापसी को सक्षम बनाएगा। आप वहां अवैध तरीके से चले गए, वो देश आपको भेज देगा, या फिर वहां से कुछ लोग अवैध आ गए तो यहां से भी भारत सरकार भी ऑस्ट्रिया भेज देगी। तो इस प्रकार के समझौते से, जिसको प्रवासन और गतिशीलता समझौता कहते हैं, इसमें इलीगल जो माइग्रेशन होता है उस पर लगाम कसा जा सकेगा। समझौता जो है पेशेवरों और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिए कई प्रवेश वीजा को विनियमित करेगा और एक संयुक्त कार्य समूह द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। तो जो मान लो पेशेवर हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हों, जो स्टूडेंट्स हों, जो इंडिया से ऑस्ट्रिया जाते हैं, ऑस्ट्रिया से इंडिया जाते हैं, तो इनमें जो इनको वीजा लगता है इस पर भी क्या होगा, इसका भी प्रॉपर रेगुलेशन किया जाएगा और इसको स्मूथ बनाने का प्रयास किया जाएगा कि ताकि जो मोबिलिटी है वो बढ़े। ठीक है, लीगल तरीके से बढ़े, इलीगल तरीके वाले में तो वापस हो जाएंगे। लीगल तरीके से जो है मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए ताकि यहां से वहां लोग जा सके और वहां से यहां लोग आ सके। तो कौशल और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, गतिशीलता और रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। मतलब भाई हम यहां से जाएं तो आसानी से जा पाए, आप वहां से आए तो आसानी से आ पाए। आप अगर हम कोई स्किल्ड आदमी है और वहां जाना चाहते हैं तो हमको वहां रोजगार भी मिले, और आपका कोई स्किल्ड आदमी हमारे पास आना चाहता है तो हम भी उसको रोजगार दें, तो रोजगार का भी आदान प्रदान हो। साथ ही साथ अगर हम यहां से वहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा कल्चरल संबंध भी मजबूत हो रहा है, वो भी हमारे पास आ रहे हैं। तो वही लिख रहा है कि प्रतिभा और कौशल का भी आदान प्रदान हो रहा है, वो यहां से आ रहे हैं, हम वहां से जा रहे हैं। ठीक, तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा। यह छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवर कार्यबल सहित लोगों से लोगों के बीच सक्रिय आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। तो ऑब्वियसली पीपल टू पीपल कांटेक्ट को तो बढ़ावा ही देगा। आप वहां जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। अब मान लो मेरा कोई दोस्त ऑस्ट्रिया का आदमी हो जाए तो मैं उसके बारे में जानूंगा, वो मेरे बारे में जानेगा, या फिर मैं अगर ऑस्ट्रिया गया, वहां पर मेरा कोई दोस्त बन गया ऑस्ट्रिया वाला, तो फिर मैं भी उसके बारे में जानूंगा। तो ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हमेशा बढ़ावा देगा। ठीक है, कुछ सवालों को लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज जीएनपीए? जीएनपीए क्या है? ग्रॉस एनपीए। पहला, टोटल एनपीए ऑफ ऑल लोन्स, टोटल एनपीए ऑफ ऑल लोन्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है जीएनपीए के बारे में। दूसरा, इट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एनपीए, इसको ग्रॉस एनपीए भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास होगा ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 1 एंड 2 और डी नंबर नोटा। ये हो गया क्या, जीएनपीए के बारे में। ये जीएनपीए के बारे में। ठीक है, जीएनपीए। दूसरा, व्हाट इज एनएनपीए? पहला, जीएनपीए प्लस प्रोविजनिंग। ठीक है, दूसरा, जीएनपीए माइनस प्रोविजनिंग। ऑप्शंस ए ओनली 1 सही, बी ओनली 2 सही, सी बोथ ए एंड बी, या फिर 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2, और डी नोटा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रतिज्ञा जरूर लेनी है कि करंट अफेयर्स की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। 2023 का सबसे प्रमुख रिजोल्यूशन, शपथ आपका यही होना चाहिए। थैंक यू।